हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड। रेजिस्टेंस इज डिपेंड। रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी भी कंडक्टर में कैसे डिपेंड करता है ये ही आज हमें पढ़ना है। तो देखो, द रेजिस्टेंस, नोट्स बनाओगे साथ साथ, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स तो रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, साथ में उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। तो आप क्या लिखोगे? रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन लेंथ। और किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और किस पे डिपेंड करते हैं? मटेरियल। किस पे डिपेंड करते हैं? मटेरियल पे, ठीक है। मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करते हैं? लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, इट मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। बट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मतलब अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हो, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to length of a conductor and inversely proportional to the area of cross section, ठीक है। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका क्या मतलब है? मान लो किसी कंडक्टर की लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है, तो अगर आपने लेंथ को बढ़ा दिया, मान लो लेंथ को आपने 2L कर दिया, तो रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ऐसा ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में करते हैं। मान लो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है। अब आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया, ठीक है। मान लो रेजिस्टेंस यहाँ पे R है। अब आप क्या कर रहे हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हो, आपने एरिया इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हाफ होगा, है ना। लेंथ सेम है, आपने क्या किया? एरिया बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा? इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आपको पता है कि हम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं। द कांस्टेंट इज रो। इसको हम क्या बोलते हैं? रो। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? लेंथ अपॉन एरिया। रो क्या होता है बेसिकली? ये सिंबल किसका है? रो का। इसको आप लिखोगे RHO, रो। रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको आप कांस्टेंट बोलोगे, ठीक है। बेसिकली और क्या बोल सकते हो आप इसको? रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, कि किसी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है। तो रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो चलो हम यहां से रो का फॉर्मूला बना सकते हैं। एरिया यहां डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस इंटू A अपॉन लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? रेजिस्टिविटी का, है ना। इसी फॉर्मूले से हम यूनिट भी बना सकते हैं। तो देखो, मैं यूनिट यहां बनाती हूं। हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? रेजिस्टेंस एरिया अपॉन लेंथ। तो आपको रेजिस्टेंस की यूनिट पता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो एरिया को हम क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो हम यहां क्या लिखेंगे? मीटर। मीटर से एक पावर कैंसिल, तो आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट मिल जाएगी, दैट इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। साथ में कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं आपको कि किसी कंडक्टर में या किसी मेटल में या अलॉय में रेजिस्टिविटी कितनी होती है, इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी कितनी होती है। रेजिस्टिविटी से मेरा मतलब है कि वो कितना रेजिस्टेंस अफोर्ड करेगा, ठीक है। तो देखो, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनमें से इजीली करंट फ्लो कर सकता है, कंडक्टर्स में से इजीली करंट फ्लो कर सकता है ना। तो जो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी रेंज होती है वो बहुत लो होती है। तो आप लिखोगे कंडक्टर्स लाइक मेटल एंड अलॉयज having very low resistivity, ठीक है। लो रेजिस्टिविटी विच इज रेंज लिख सकते हो आप 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की बात हो रही है तो यूनिट लगाओगे आप ओम
मीटर। जबकि जो इंसुलेटर होते हैं, आपको पता है इंसुलेटर में से बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होता है ना, तो मतलब हाई रेजिस्टेंस रहा होगा, मतलब मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कि मटेरियल कैसा है ना, तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी तो बहुत हाई होगी जब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, इंसुलेटर्स लाइक रबर, ग्लास एंड सो ऑन एटसेट्रा हैविंग वेरी हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। इनकी रेंज कितनी होती है, 10 raised to power 12 ओम टू 10 raised to power 18 ओम मीटर। देखो यहां पावर माइनस में कितनी लो रेजिस्टिविटी है, इसलिए करंट इजीली फ्लो कर रहा है। यहां रेजिस्टिविटी कितनी हाई है तो करंट फ्लो नहीं कर पाता है। इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज अलॉय। अलॉय के बारे में हमें इतना जानना है क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, जैसे हमारा आयरन हो गया या इलेक्ट्रिक हीटर हो गया या बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट्स हो गया, दीज आर मेड अप ऑफ अलॉय। अलॉय क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। तो हम वो सभी चीजें, उन सभी चीजों में अलॉय के यूज करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है अलॉय हैव, हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है, अलॉयज हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी। अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है ना वो बहुत हाई होती है, इलेक्ट्रिकल, वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है, हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अलॉय जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी नहीं करते हैं। तो आप लिख सकते हो अलॉयज do not readily oxidized at high temperature। ठीक है, आप क्या करोगे, ऑक्सीडाइज readily at टेम्परेचर, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसीलिए हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, अच्छा या इन सब में किसको यूज करते हैं, अलॉय को यूज करते हैं। बाकी हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अलॉय वाला टॉपिक। अभी के लिए मैंने आपको ये पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लिख लीजिए, हमसे जस्ट टॉपिक के जस्ट बाद क्वेश्चन पूछता है, why are coils of electric iron and toasters are made up of alloys rather than pure metals। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि हम इलेक्ट्रिक आयरन में या टोस्टर्स में प्योर मेटल को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम अलॉय को क्यों यूज कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया ना अलॉय की प्रॉपर्टी, तो दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आप लिखोगे अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, अलॉयज हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी एज कंपैरिजन टू प्योर मेटल, क्योंकि इसने ये कहा है ना रेदर देन प्योर मेटल। आप प्योर मेटल को क्यों नहीं यूज कर रहे, तो आप बता रहे हो कि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू प्योर मेटल, ठीक है, एज कंपैरिजन टू प्योर मेटल्स। उसके बाद और क्या लिख सकते हो, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते जल्दी से, रेडली एट टेम्परेचर्स, ठीक है, बट प्योर मेटल्स हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, प्योर मेटल्स डू, ठीक है। आगे आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आप लिख दीजिएगा सो वी कैन यूज द कॉइल्स इन इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर्स आर मेड अप ऑफ अलॉय, ठीक है। आगे आप खुद से कंप्लीट कर सकते हो उसको, मैंने रीजन बता दिया। तो अलॉयज हम इसलिए यूज करते हैं। अब हमारी बुक के अंदर एक रेजिस्टिविटी की टेबल दी हुई है, आपको उसको क्रैम नहीं करना है, जस्ट एक बार उसको अच्छे से देख लेना है, रेंज चेक कर लेनी है, इंसुलेटर की रेंज क्या है, कंडक्टर्स की रेंज क्या है। अब इस टॉपिक के ऊपर या यहां तक हमने जो पढ़ा है करंट के बारे में या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, इन सभी फॉर्मूलाज को यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आई होप यहां तक आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, बहुत अच्छे से चैप्टर को समझा होगा। कल की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर हम उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले पे बेस्ड, और वहीं पर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि कल की वीडियो में मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊं तो कमेंट कीजिएगा और कल की वीडियो में जरूर आइएगा। थैंक यू।